सरकार के मुखिया की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन अभी नीचे फैला हुआ सच में भ्रष्टाचार इस तरीके से जड़ों में है कि उसके जड़ पे वो हमला नहीं कर पा रहे हैं। हम मेहनत भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, नकल करेंगे और कहेंगे हमको अच्छी नौकरी दे दिए, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी। वो देखिए, रोजगार ये नहीं कि हम आपको कुर्सी पे दे दिए, जिस योग्य जो व्यक्ति है, जिसकी जितनी क्षमता है, हाँ, तो जिस योग्य जो है उसको उस योग काम मिलना चाहिए। वो व्यक्ति बेकार नहीं है, न बेकार रहेगा। मैं देख रहा हूँ कि करीबन 50% से ज़्यादा अपराध घटा है। मैं फौजदारी का अधिवक्ता हूँ और मैं सीधे देख रहा हूँ कि मुकदमे बहुत कम हो गए हैं। अगर समाज में अपराध होगा तो मुकदमों की संख्या ज़्यादा होगी। जीविकोपार्जन की व्यवस्था तो आप कर रहे हैं, लेकिन उस तक भी कौन पहुंच पा रहा है? कितने लोग पहुंच पा रहे हैं जो अपना दिमाग तक थोड़ा चला पा रहे हैं? आपको कुछ ना कुछ तो करना ही करना है ना। कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन लोग शिक्षा लेकर के भी, ऊंची शिक्षा लेकर के आज बेकार हैं। अगर अपने भरोसे वो कुछ कर पा रहे हैं, अगर उनमें कुछ स्किल डेवलप करने के कौशल, हाँ, मोदी जी का ये कौशल विकास योजना जो है वो काफ़ी हद तक इस मामले में सही रहा है। थोड़ा सा जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट लोन तो दे रही है, पर प्रॉपर उसका देखरेख नहीं करती कि स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 या 3% ही स्टार्टअप जो है सक्सेस हो पा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण, जो 7वां चरण है, अब वही शेष बचा है। 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 7वां चरण का चुनाव 1 जून को होना है। तो इसी पे बातचीत का सिलसिला हमारा लगातार चल रहा है और आज भी हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव या 18वीं लोकसभा का जो स्वरूप है वो किस तरह से इन अधिवक्ताओं के नज़र में है, उसी पर हम बातचीत करेंगे। क्या उनके मुद्दे हैं, क्या वो सोच रखते हैं, इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। तो मैं परिचय के क्रम में मैं बता दूं कि हमारे दाहिनी तरफ प्रणव द्विवेदी जी हैं, जो युवा अधिवक्ता हैं। उनकी दाहिनी तरफ अनिल कुमार मिश्रा जी हैं, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। पीछे आनंद यादव जी हैं, आप युवा अधिवक्ता हैं। और अनिल मिश्रा जी के बगल में विनीता मौर्य जी हैं, जो युवा महिला अधिवक्ता हैं। और हमारे जस्ट सामने वरिष्ठतम अधिवक्ता पंडित वशिष्ठ नारायण शुक्ल जी हैं। आप जो है इस दीवानी कचहरी गोरखपुर के श्रेष्ठतम अधिवक्ताओं में से हैं। तो हम सभी अपने प्रतिभागियों का अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सबसे पहले शुक्ला जी, आप ही से मैं जानना चाहूँगा कि लोकसभा का जो चुनाव है, आपकी नज़र में क्या आप देख रहे हैं? 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, 1 चरण का चुनाव बाकी है। 7वें चरण में आपको वोट डालना है। गोरखपुर मंडल और इधर बनारस, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर सब में चुनाव 1 जून को होना है। तो आपकी नज़र में क्या है ये चुनाव, क्या कहेंगे? दुबे जी, जो चुनाव हो रहा है, एक तो इस भीषण गर्मी में लोग वैसे भी परेशान है, मतलब चुनावी गर्मी के साथ गर्मी, मौसम की भी गर्मी है। विपक्षी गठबंधन जो कभी एक दूसरे के हमेशा आलोचक है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, आज वो सब मिल गए। और ये मैं समझता हूँ कि यदि वो कहीं सफल हो गए तो जो गति पकड़ी थी विकास की, वह गति मेरे समझ से ब्रेक लग जाएगी। मोदी एक सबसे बड़ा फैक्टर है उन लोगों के लिए कि अगर मोदी आ गया तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, जो ये समझता है कि हमने अगर भ्रष्टाचार किया है तो मुझे बाहर नहीं रहना। और वो अपने जितने कला छला कर सकते हैं, जितनी बात, इवन मैं तो केजरीवाल की बात करना चाहूँगा आपसे। केजरीवाल जो है क्या क्या पहले कहते थे, क्या क्या नहीं कहते थे, और कैसे किन परिस्थितियों में जो जमानत पर आए, जमानत करा करके आए, इस पर भी विचार करना चाहिए था। बिल्कुल। कुल मिला के जो है शुक्ला जी अपनी जमानत मांग रहे हैं। कुल मिला के आप जो है परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। मैं परिवर्तन हुआ,
विकास की गति चल रही है वो ब्रेक है। बिल्कुल। विनीता जी, आप बताइए, एक महिला होने के नाते क्या आप दृष्टिकोण रखती हैं? हमारे देश में जब भी विकास की बात होती है तो वो एक कटाक्ष दोषारोपण यहीं तक सीमित रह जाता है। तो मैं आम जनता की तरफ से अगर बात करूं तो कोई भी सरकार, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मुझे उस नज़रिए से सिर्फ एक नारी होने के नाते नहीं, एक आम जनता के नज़रिए से भी मुझे कहीं से भी वो उस लेवल पे नहीं दिखती कि जो अपने देश के बारे में या अपने देश के लोगों के बारे में सोच रही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कहीं ना कहीं एक स्वार्थ तक सोच रही है, वो चाहे पक्ष है वो चाहे विपक्ष है। तो मेरा वोट जो हमेशा से रहा है और ज़्यादा करके रहा है वो नोटा को ही रहा है। तो आम जनता भी अगर ये बात समझती है कि हम अपने देश के जब भी विकास की बात करते हैं, वो चाहे स्वास्थ्य है, चाहे शिक्षा है, वो चाहे नारी शक्ति है, चाहे नारी का विकास है, तो वो किसी लेवल पर मुझे उस जगह नहीं दिखता जहां होना चाहिए। हर सरकार जहां मतलब कोई भी पार्टी जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाती। बिल्कुल नहीं। अनिल कुमार मिश्रा जी, आप बताइए, आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता जब बोलता है तो ये माना जाता है ना कि वो समाज के समस्त वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करता है। अधिवक्ता हर तरह के लोग उसके सामने आते हैं, हर तरह के लोगों से उसकी मुलाकात होती है, सबकी पीड़ा वो जानता है, छोटे से छोटे की, बड़े से बड़े की। तो आपकी नज़र में क्या है चुनाव, बताइए। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये 1 अरब 40 करोड़ लोगों के विश्वास का, आशा का चुनाव है। और आज भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व पटल पर उभरी हुई है, और वर्तमान गवर्नमेंट कह रही है कि इसको हम तीसरी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के पटल पर ले जाएंगे। तो उस नज़रिए से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और वर्तमान सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अतुलनीय काम किया है। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि ऐसे जो गरीब थे वो कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि उनको एक छत मिलेगी, मकान मिलेगा, उनके घर में एक टॉयलेट होगा, उनको मुफ्त में राशन मिलेगा, उनके घर में उज्ज्वला गैस योजना के तहत सिलेंडर पहुंच गया। आयुष्मान भारत की जो योजना है उसमें कोई भी गरीब जो है वो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जो है उसको तुरंत सुलभ प्रदान हो जा रही है। तो गवर्नमेंट इस समय बहुत अच्छा कार्य करी। आप कल्पना करिए कि गड्ढों वाला एक समय था कि गड्ढों वाली सड़कों की हम बात करते थे, आज ये है कि आप जगह जगह पे देखिए कि 6 लेन 4 लेन और पूरे भारत को एक कॉरिडोर बना दिया गया है। तेज़ी से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। थोड़ा महंगाई को नियंत्रित करने की ज़रूरत है और रोजगार के अवसर काफ़ी बढ़े हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। ये तो 1 अरब 40 करोड़ लोगों की आवाज़ है कि भैया अब की बार 400 नहीं, हम तो कहते हैं कि 425 पार है। आनंद यादव जी, आप बताइए, आप तो युवा अधिवक्ता हैं, आपकी क्या सोच है? अब बेरोजगारी मुद्दा तो बना ही रहेगा अगर युवाओं में स्किल्स नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहला किसी भी क्षेत्र में हम उनको ट्रेनिंग दें, अलग अलग क्षेत्रों में जो है उनको जो है बढ़ाएं, तो ऑटोमेटिक वो रोजगार बढ़ेगा उसमें। हाँ, प्रणव द्विवेदी जी, आप बताइए, क्या किस नज़रिए से आप देखते हैं ये जो 10 साल का शासन है मोदी जी का, जी क्या आप बताएंगे इस पर? जैसा कि हमारे अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 10 साल के शासन में विकास हुआ है, तो एक अधिवक्ता के रूप में और एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में इस बात को स्वीकार न करना सरासर अपराध होगा। क्योंकि अगर आप किसी से असहमत भी होते हैं तो उसकी अच्छाइयों को आपको स्वीकार करना चाहिए। और बिल्कुल विकास हुआ है। ये आप सड़कों के मामले में कह सकते हैं विकास हुआ है, आप और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर्स के माध्यम से, स्वास्थ्य की कुछ सेवाओं के माध्यम से, मेडिकल कॉलेजेस बने, तमाम चीज़ें हुई हैं। लेकिन अगर जैसे कि मैं जिस वर्ग से आता हूं, अगर आय वर्ग के हिसाब से बांटते हैं तो हम लोग संभवतः मध्यम वर्गीय से मैं आता हूं, और मुझे लग रहा है यहाँ बैठे ज़्यादातर लोग आते हैं। बिल्कुल। सरकार का ध्यान उच्च आय वर्ग के ऊपर, यानी अमीरों के ऊपर, और एक जो निम्न आय वर्ग है जो देश में गरीबी की मार से जूझ रहा है, उसके लिए उसकी योजनाएं जरूर कारगर साबित हुई हैं अपने स्तर पर। लेकिन मध्यम वर्गीय अभी भी पिस रहा है, क्योंकि जिस नाव पे सवार होकर महंगाई पे वार करने के लिए मोदी सरकार बनी थी, वो 10 साल में अपना आंकड़ा उठाकर खुद देखें तो उनको आईना भी शायद शर्मिंदा कर सकता है। आप उनके महंगाई के आंकड़े देख सकते हैं। जिन सड़कों के मायाजाल बिछाने पर आप अपनी क्रेडिट ठोक रहे हैं, वो सड़कें काम आएंगी मध्यम वर्गीय युवाओं को। जब सड़क पे वो आ जाएंगे तो शायद रहने के लिए भी काम आएंगी।
क्योंकि आप जैसे कि केंद्र और राज्य दोनों में हम सरकारें देख रहे हैं, 10 साल से केंद्र की सरकार है और संभवतः 7 साल तो हो ही गए राज्य सरकार को भी। और अमूमन डबल इंजन की सरकार का वादा किया जाता है, और जब नगर पंचायत जैसे चुनाव आ जाते हैं तो ट्रिपल इंजन की भी बात की जाती है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि कोई मुझे बता दे कि पिछले मात्र मैं 5 सालों में कह रहा हूँ, एक कोई परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा को संभवतः छोड़ के जो अपने नियत समय पर हुई हो, जिसका नियत समय पर रिजल्ट आया हो, जिसकी नियत समय पर नियुक्तियां हुई हों। लेकिन यहीं इस मुद्दे पर जो विपक्ष है, जो कि दावा भी कर रहा है, जैसा कि इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है, राहुल गांधी अपने बार बार उद्बोधनों में कहते हैं कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, आते ही आपको एक नौकरी का वादा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर हाँ, ये देखिए, ये वादा उनको जरूर लोगों से जोड़ रहा है, ये सच्चाई है। देखिए, आप खुद डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की बात को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर एक सबसे बड़ा जो आंकड़ा जुटाया जाता है वो व्यूज का होता है। इस चुनाव में यह आंकड़ा सामने आया है कि वर्तमान सरकार के शीर्ष नेतृत्व की तुलना में इंडिया गठबंधन के जो टॉप 2 या 3 लीडर्स हैं, उनके भाषण, उनके उद्बोधनों के व्यूज ज़्यादा हैं, यानी जनता अपने आप को उनसे जोड़ पा रही है। लेकिन जनता के सामने उनके संबंध में भी एक सवाल है कि वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने चेहरे हैं कि उनके नेतृत्व का एक कहीं ना कहीं संकट है कि उनके में नेतृत्व कौन करेगा। मोदी सरकार के 10 साल के जो काम है, अगर 10 में उनको नंबर दिया जाए, रेटिंग दिया जाए, तो मुझे लगता है 6.5 नंबर वो आराम से पा सकते हैं। चलिए शुक्ला जी, जब योगी जी सरकार अपनी बनाए थे 2017 में, जब वो आए तो उन्होंने नारा दिया था कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने सुव्यवस्थित किया है, या लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ये फेल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? दुबे जी, मैं अपनी यूपी की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है और जो कर रही है, यह तो बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि जो गुंडई होती थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो इन्होंने कम कर दिया है। अब कोई सीना ठोक करके नहीं कह सकता है कि हम ये कर लेंगे, तुम्हारा घर लूट लेंगे, तुम्हारी ज़मीन लिखवा लेंगे। भय, कुछ लोगों को जो भयाक्रांतिक व्यक्ति होते हैं, उनका जब भय समाज में, जब उनके भय को कम किया जाता है, उनका एक तरह से मान मर्दन किया जाता है, तो जो उससे भयाक्रांतिक व्यक्ति रहते हैं, वह उनको बड़ी राहत मिलती है और एक शिक्षा, एक सबक जाता है समाज में कि अगर भैया कुछ करोगे, आज नहीं तो कल ऐसी सरकार आएगी जो आपका जवाब देगी। मतलब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भ्रष्टाचार रही है, सरकार से सभी लोग प्रसन्न हैं। जिनको कष्ट है, कष्ट तो सबको होता है, घर में एक मुखिया जब रहता है तो सबके लिए बराबर करता है, लेकिन उसी में लोग कहते हैं उनके ज़्यादा करता है, उनके कम करता है, उनके मारता है। मतलब सबको संतुष्ट नहीं किया जाता, सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। विनीता जी बताइए, आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि सुरक्षा राज्य का विषय होता है, तो योगी जी का डंका है भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उन्होंने कहा कि अब जो है महिलाएं बिल्कुल बेखौफ होकर के जो है 12 बजे रात में, 2 बजे रात में अकेले निकल सकती हैं। तो आप एक महिला हैं, बताइए कितना संतुष्ट हैं आप वर्तमान व्यवस्था से? योगी जी की इस व्यवस्था से जो खासकर महिलाओं के लिए उन्होंने बनाई है, कुछ हद तक मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने जैसा कहा है वैसा हुआ भी है, काफ़ी हद तक हुआ है कि महिलाएं बेखौफ भी हुई है, और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन्होंने जितना चाहा है वो उस एक लेवल तक पहुंचा भी है। इस बात से मैं ताल्लुक़ भी रखती हूं और इसको विश्वास के साथ कह सकती हूं कि हमारी योगी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा मिली है। अनिल जी, आप जो है वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपका जुड़ाव गांव से भी होगा। किसानों के हित में जो सरकार ने कार्य किया और कार्य करने का दावा जो मोदी सरकार करती है कि जो किसान सम्मान निधि है, कितना कारगर हो पाई है, कितने संतुष्ट हैं लोग? मतलब कुल मिलाकर के इस देश का अन्नदाता इस मोदी सरकार में कितना राहत महसूस करता है या कितना कष्ट उसे होता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस गवर्नमेंट में बिचौलिए परेशान हैं। जो बीच में जिनको दलाल कहा जाता था, अड़तिये कहे जाते थे, वो परेशान हैं और किसान बहुत खुशहाल है। और केंद्र सरकार ने योगी जी क्या नाम मोदी जी की सरकार ने
जो उन्होंने कमिटमेंट किया था वो फुलफ़िल किया और सारे किसानों के अकाउंट में पैसे गए। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि किसानों को भी पैसे मिलेंगे और निश्चित समय पर मिलेंगे। और देखिए किसान बीमा है, और जो जितने भी ये तकनीकी संसाधन है, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है और उन्नत बीज है, खाद है, इसके साथ साथ अभी जैसे बात हो रही थी कि नारी सुरक्षा और समाज में कितनी सुरक्षा के मापदंड जो उन्होंने कहा था वो फुलफ़िल हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं इस गवर्नमेंट सीना ठोंक के मैं कहता हूँ कि एक अधिवक्ता होने के नाते भी कहता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि करीबन 50% से ज़्यादा अपराध घटा है। मैं फौजदारी का अधिवक्ता हूँ और मैं सीधे देख रहा हूँ कि मुकदमे बहुत कम हो गए हैं। अगर समाज में अपराध होगा तो मुकदमों की संख्या ज़्यादा होगी। और आज स्थिति हमारी बहनें जो हैं 12 बजे रात को स्कूटी से जाती हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि उनको छेड़ दे। और क्या नाम है, विशेषकर डबल इंजन की सरकार जो हमारी क्या नाम है, योगी जी की सरकार है, तो मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया। और आज स्थिति है कि जितने माफिया हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं, और जो थे वो तमाम तो मिट्टी में मिला दिए गया। तमाम जो है ये भारत छोड़ के कोई नेपाल में भूमिगत हो गया, तो कोई बांग्लादेश में भूमिगत हो गया। अगर जो रेटिंग देनी हो इस सरकार को, नहीं 10 में 10 तो नहीं दूंगा, 10 में 9 जरूर मैं दूंगा, 9.5 तक मैं दूंगा। और आधा % इसलिए मैंने रखा हो कि थोड़ा सा महंगाई पे और बेरोजगारी को नियंत्रित कर लिया जाए। आनंद जी, आप युवा हैं, हम ये चाहते हैं आपसे जानना कि क्या और चाहिए युवाओं को, क्या आप कहेंगे सरकार? अगर हम देखें बेसिक लेवल, तो छोटे लेवल से जैसे प्राथमिक विद्यालय हैं, इसी लेवल से अगर हम देखें तो काफ़ी कार्य किया। जैसे पहले कहते थे प्राइमरी टीचर की जॉब सबसे इजी जॉब है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें अभी भी टीचर लोग भी काफ़ी वर्क कर रहे हैं। लेकिन अभी स्कूल का स्ट्रक्चर देखें या है ना, जैसे अभी प्राथमिक विद्यालय उस हिसाब से डेवलप नहीं है ना, वहाँ पे अच्छी क्लासेस की व्यवस्था है या बैठने की व्यवस्था है। कई जगह आप गाँव देहात क्षेत्र में देखिए तो इस चीज़ की कमी अभी है जो है। अगर हम बेसिक से ही उनको अच्छा करेंगे तो वो आगे जा करके निश्चित रूप से अच्छा जो है, मतलब बेसिक स्तर पर शिक्षा को थोड़ा सा और सुधार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। प्रणव जी, बेरोजगारी पर सरकार कहाँ तक सफल है या फेल है, क्या कहेंगे? इसका एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। अभी आदरणीय गुरु जी कह रहे थे कि माफियाओं पे नकेल कसा गया है, अपराध पे नकेल कसा हुआ है। सर भी कह रहे थे कि 50% जो है FIR कम लिखे जा रहे हैं या अपराध नहीं हो रहे हैं। इसमें कम लिखे जा रहे हैं, इसका मतलब अपराध छिपा दिया? जी बिल्कुल, कम लिखे जा रहे हैं। और आप जिस कचहरी में बैठे हुए हैं, यहाँ के अधिवक्ताओं के साथ भी ऐसी घटनाएं हो चुकी, उनके साथ घटी हुई वास्तविक घटनाओं पर भी उस तरीके से FIR नहीं लिखे गए। चलिए, मैं उस बात को दरकिनार करते हुए मैं आता हूँ कि जिस पुलिस के माध्यम से आप कानून व्यवस्था बनाए रखने का दावा करते हैं, पुलिस एक अंग है उस कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, UPP की एक सामान्य सी भर्ती आती है और उसको इतनी मजबूत सरकार होने का दावा करने वाली, डबल इंजन का सरकार का दावा करने वाली, माफियाओं पे नकेल कसने का दावा करने वाली सरकार एक पेपर क्यों नहीं सही से करा पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल अगर है। आपके सारे माफिया जमींदोज हो चुके हैं, यूपी छोड़ के जा चुके हैं, कोई मिट्टी में मिल चुका है, तो ये कौन से सज्जन संत पुरुष हैं जो आपके पेपर लीक कर रहे हैं? और इस पेपर लीक को आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक परीक्षा सितंबर माह में आयोजित होती है 2023 के, और 2024 के हम जून के करीब पहुंच चुके हैं। 2 दिन मात्र शेष है मई को बीतने में, और इतने महीनों में मात्र महिलाओं की एक परीक्षा होती है, मुख्य सेविका परीक्षा जिसको कहते हैं, और आज तक आप उसका परिणाम नहीं घोषित कर पा रहे हैं। और आप अपने आप को अगर युवाओं के प्रति सजग सरकार कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में विचार करने की आवश्यकता है। रोजगार के मुद्दे पर सरकार फैल रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी जी ने कहा कि हर वर्ष मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो अगर आज 10 साल की अवधि पूरी हो चुकी है और अगर 2 करोड़ का वादा उनका पूरा होता तो 20 करोड़ रोजगार उन्हें मिले होते। कैसे आप इसकी प्रतिरक्षा करेंगे, क्या कहेंगे आप? दुबे जी, मैं इस विषय पर मेरा अपना वक्तव्य है कि मैं यह जानता हूँ, हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जो योग्यता रखता है, जो योग्य व्यक्ति है, वो परीक्षा देता है, परीक्षा में पास होता है, नियुक्त होता है। अगर आप 10 जगहें हैं और 100 लोग भरे हुए हैं, तो उस 10 जगहों को भरने के लिए हम 100 को तो नहीं भर सकते।
100 को नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए रोजगार ये नहीं कि हम आपको कुर्सी पे दे दिए, जो व्यक्ति है जिसकी जितनी क्षमता है जितनी हाँ, तो जिस योग्य जो है उसको उस योग्य काम मिलना चाहिए। वो व्यक्ति बेकार नहीं है, न बेकार रहेगा। ऐसे लोग यहाँ पढ़ करके अमेरिका गए 25-50 लाख का पैकेज ले रहे हैं। क्या है भाई, उनकी कौन सा उनको भगवान ने पैदा कर दिया है, उन्होंने मेहनत किया है, मेहनत कर रहे हैं। हम मेहनत भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, नकल करेंगे और कहेंगे हमको अच्छी नौकरी दे दिए, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी। ये कमियां रहेंगी। अच्छा, एक शब्द मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो शिक्षा की बात आ रही है, हमारा देश जो अब तक के पूर्व में जो सरकारें थी वह एड़ी से लेकर चोटी तक करप्शन में थी। मेरा मतलब ये नहीं है बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी सरकार को ध्यान देना है। बेरोज़गारी अब ऐसा नहीं कोई छड़ी जादू की लगती है। पूर्व में सरकार शिक्षा बड़े बड़े माफिया पैदा हो गए थे। यदि ये सरकार ऐसी चलती रही तो, ईमानदारी की सरकार रही तो धीरे धीरे सबको बेरोज़गारी दूर होगी। इकट्ठा जल्दी में नहीं हो पाएगा, जल्दी में नहीं हो पाएगा। बताइए विनीता जी, आप बताइए, बेरोज़गारी पर प्रणव बता रहे थे, तो आप बताइए जो है बेरोज़गारी जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, इसमें आखिर क्यों सरकार नहीं उन माफियाओं को पकड़ पा रही है? बाकी अगर बड़े बड़े माफियाओं को सरकार पकड़ रही है, उनका इनकाउंटर कर रही है, तो ये जो नकल माफिया हैं इन तक क्यों नहीं वो पहुंच पा रही है? क्या बात है इसमें, बताइए। मैंने जो अपना पक्ष रखा था पहले, वो इन्हीं बातों से ताल्लुक़ रखता है कि जो धरातल स्तर पे काम हो रहा है, आप उस जगह पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं और दिखावे वाली विकास तो सबको दिख रहा है, वो चाहे सड़क है, चाहे आपके क्षेत्र का विकास है, वो शायद सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन जो असल में जहाँ से आपको निकालना है कि वो चीज़ें, जैसे आप पेपर लीक करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये अंदर की चीज़ें, तो धरातल स्तर तक तो आप पहुँच ही नहीं रहे हैं। और बेरोज़गारी की बात का सबसे पहला जो कारण है, मैं मानती हूँ कि जनसंख्या है, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आप तमाम पॉलिसीज़ चला रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए आपने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रखी जिस पर आप डायरेक्ट कंट्रोल कर सकें। तो जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। उसके बाद आप शिक्षा तो इतनी महंगी हो गई, लेकिन जब बात आती है रोज़गार की, तो वहाँ पर डिग्रियाँ भी बेकार हो जाती है, फेल हो जाती है। और डिग्रियाँ ले करके लोग आज खुद पता नहीं क्या क्या, कोई स्टॉल चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, और वो इस चीज़ के लिए भटक रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं पकौड़ा बेचिए, बिल्कुल, वो खुलेआम कह रहे हैं कि आप पकौड़ा बेचिए, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आप अच्छी शिक्षा लीजिए, उसी लेवल की आप शिक्षा ले लीजिए ना। लोग शिक्षा ले करके भी बेकार हैं। अगर अपने भरोसे वो कुछ कर पा रहे हैं, अगर उनमें कुछ स्किल डेवलप करने के कौशल, हाँ, मोदी जी का ये एक योजना की, वो कौशल विकास योजना जो है, वो काफ़ी हद तक इस मामले में सही रहा है। लेकिन इसको भी उन्हें देखना होगा कि ये क्या धरातल स्तर तक सबके लिए पहुंचा है। कंपटीशन आपने इतना टफ़ कर दिया है, उसके बाद जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो कभी पेपर लीक हो रहा है, और अगर आप पास हो रहे हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको बिकी हुई नौकरी मिल रही है जो ऑलरेडी रिजर्व है। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं जो सरकार को अपनी नज़र वहाँ पर डालनी होगी। मिश्रा जी, जैसे सरकार जो हमारा संविधान लोक कल्याणकारी गणराज्य की स्थापना की बात करता है, तो निजीकरण की दिशा में जो सरकार के कदम हैं, जैसे रेलवे और एयरपोर्ट, ये आरोप लगते हैं, तो निजीकरण कितना घातक है, क्या बताएंगे आप? देखिए, ये निजीकरण और जो रोज़गार की बातें हो रही थी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़गार लोगों का नहीं बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। प्रत्यक्ष जो आपको जॉब दिया जा रहा है, नौकरी दी जा रही है, वो सरकारी नौकरियां हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जो हैं, और उनकी बहुत सीमित संख्या है। आप देखिए कि कहते हैं कि पकौड़े तलने और ठेले लगाने, ये भी रोज़गार का ही एक पार्ट है। वो अलग की चीज़ है कि आपकी बौद्धिकता, आपकी शिक्षा, आपकी काबिलियत किस स्तर की है, तो उस स्तर का काम कर रहे हैं। तमाम ऐसे नए बच्चे हैं कि जो बीटेक की इंजीनियरिंग की परीक्षा लाए, और मैं अभी देख रहा हूँ कि बिहार में तमाम उन्होंने मत्स्य पालन में उन्होंने अपने स्किल को आजमाया। आज स्थिति यह है कि वो एक वर्ष में करीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक वो पैसे कमा रहे हैं। निजीकरण का स्वरूप एक अलग है। निजीकरण का उन्होंने क्या किया कि प्रत्यक्ष निजीकरण की बात नहीं कर रहे, परोक्ष निजीकरण का बात कर रहे हैं कि उसमें प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हमें अपना निवेश करें और उनका भी एक अंशदान होगा कि जो उनको अंश लाभ मिलेगा, लेकिन साथ साथ जो
जो है पब्लिक को भी लाभ जाएगा और रोजगार सृजित होगा। ये गवर्नमेंट की मंशा है और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने रोजगार बढ़ाने के लिए कमर कस के कार्य कर रहा है, लेकिन यह है कि कोई भी कार्य को करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा विजन है। हमारी गवर्नमेंट तो 2030 का एक पायदान रखी है, एक 2050 का पायदान रखी है कि 2050 में हम पूरे दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बनेंगे। 2030 तक जो है पेट्रोल जो है और डीजल पे जो हमारी जो निर्भरता है उसको काफ़ी कम करके और हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सृजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे। तो गवर्नमेंट का कार्य बहुत ही सराहनीय है, जितनी उसकी प्रशंसा की जाए वो बधाई की पात्र है। निजीकरण विकास को दृष्टिगत रखते हुए जो है सरकार कर रही है। आप बताइए आनंद जी। देखिए, निजीकरण अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो वो सभी को तो नहीं दी जा सकती। आप पॉपुलेशन देखिएगा तो 3 या 4% ही सरकारी नौकरियां हैं जो फुलफिल की जा सकती हैं। तो आगे फ्यूचर में प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा ही, है ना। पर इसको देखते हुए थोड़ा सा जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट लोन तो दे रही है पर प्रॉपर उसका देखरेख नहीं करती कि स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 या 3% ही स्टार्टअप जो है सक्सेस हो पा रहा है। अगर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्टार्टअप, हाँ देखिए, लोन तो मिल रहा है प्रॉपर, लेकिन देखिए स्टार्टअप 2% ही सक्सेस हो पा रहा है ना। तो उसको उस पर अगर जैसे लोन दे रही है तो उनके लिए अन्य सुविधाएं भी करें तो स्टार्टअप अगर आगे बढ़ेंगे तो रोजगार ऑटोमेटिक डेवलप होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रणव, आप जनता का जो है बहुत बेहतर तरीके से पक्ष रख रहे हैं। तो ये जो निजीकरण है, रोजगार और जीविकोपार्जन है, कानून व्यवस्था है, तो उसके संबंध में अगर मैं कहूँ कि जनता का जो पक्ष है उसको किस तरह से आप रखेंगे? जैसे कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है, उसमें जनसंख्या का एक अपना रोल है। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 लोग भूखे हैं, सरकार के पास क्षमता है कि वो 4 लोगों की ही भूख समाप्त कर सकती है अपने संसाधनों के द्वारा। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि उन 4 की भूख तो कम से कम नियमित समय पर नियमित जो उसकी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करके उन 4 लोगों का दर्द तो दूर कर दे। बिल्कुल। अभी सर तमाम कंपनियों के नाम ले रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि रेलवे जो सबसे बड़ी नौकरी देने वाली एक संस्था आप कह सकते हैं एक तरीके से, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा रेलवे ने पिछले मात्र मैं पूछ रहा हूँ 5 सालों में रेलवे की कितनी परीक्षाओं को आपने देखा है? ग्रुप डी जैसी एक सामान्य सी परीक्षा है जिसमें एक कम पढ़ा लिखा, सामान्य पढ़ा लिखा लड़का लड़की भी उसमें सेटल हो जाते थे। देखिए, आप सरकारी नौकरियों को कितना भी दरकिनार कर दीजिए कि आज अपनी योग्यता के दम पर कोई पकौड़ा छान के बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा, यूनिकॉर्न बन जाएगा चाय बेच के, ये करोड़ों लाखों में 1-2 लोग हो पाएंगे। अभी भाई स्टार्टअप की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि 2014 से पहले भारत में स्टार्टअप का नाम मात्र का लिया जाता था। मोदी सरकार के आने के बाद स्टार्टअप को एक हवा मिली, एक उसको रास्ता दिखाया गया, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि यदि 100 स्टार्टअप खोले गए, 100 स्टार्टअपों की मदद की गई तो आज 70+ स्टार्टअप बंद भी हो चुके हैं। सरकारी नौकरियों पर आना ही होगा और उनको आपको समुचित रूप से जो आप, और नौकरियों को लगातार कम किया गया है। आप बैंक पीओ की परीक्षाएं उठा के देख लीजिए, IBPS का एक पूरा कैलेंडर आया करता था। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी सर कह रहे थे कि उन्हीं नौकरियों के हिसाब मुताबिक ही भ्रष्टाचार को भी जोड़ा जा रहा था। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकारें, जिनको भ्रष्टाचार के लिए अन्ना आंदोलन जैसे तमाम आंदोलन हुए और उनको सरकार मतलब बाहर किया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया, दूसरी सरकारें आई। मैं पूछना चाहता हूं कि ईमानदारी सरकारों में आप और हम रोज देख रहे हैं कि जिस भ्रष्टाचार की फीस किसी जगह पे 100 रुपया थी, आज यदि वो 500 न हो तो आप अपने आप से पूछ लीजिए। तो ईमानदारी का यह कौन सा पैमाना है कि भ्रष्टाचार उसमें भी बढ़ गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकारों की नीयत हो सकती है कि सरकार के मुखिया की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन अभी नीचे फैला हुआ सच में भ्रष्टाचार इस तरीके से जड़ों में है कि उसके जड़ पे वो हमला नहीं कर पा रहे हैं और इस पे उनको काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्ला जी जो है, जो ये सही है कि रामचरितमानस में है ना कि सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस हैं, राज धर्म तन 3 के होई बेगई नाश। तो ये जो ज़मीनी स्तर की जो सच्चाई है, ये अक्सर ये सुनने में आता है कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उन ईमानदारी के नाम पर नीचे के जो भ्रष्टाचारी हैं वो भ्रष्टाचार का रेट उनका कई गुना बढ़ गया है। क्या कहेंगे इस पर?
ये तो बात वही आप सही कह रहे हैं कि मुखिया ईमानदार होकर के क्या करेगा कि जब घर के बाहर निकलिए तो उनके चपरासी से लेकर के आला अफसर तक पूरे कंठ उनके डूबे हुए भ्रष्टाचार। इनके खिलाफ कौन कहे, किससे शिकायत करे? वही लोग हैं, वही लोग काम करने वाले हैं। पूर्व की सरकारों में भी उन लोगों ने काम किया है। इस सरकार को कैसे खुश करना है वो भांत भांत के हथकंडे अपना रहे हैं। तो इस विषय पर जब तक सरकार कर भी क्या सकती है, कोई कर मतलब इस पर सरकार को अभी काम करना है, बहुत काम करना है। एक अधिवक्ता की मैं कहानी बताऊं, अधिवक्ता को क्या है, दूसरे के काम के लिए परेशान रहता है। एक मुकदमा आता है, रात भर पढ़ता है, तैयार करता है, उसी विषय मनन करता है, उसके भले की बात करता है और यह कतई नहीं सोचता है कि हमारा प्रतिद्वंदी कैसा होगा, क्योंकि वो काम कर रहा है, उसके काम की कोई गणना नहीं है। इसलिए अधिवक्ताओं के विषय में भी सरकार को सोचना चाहिए। और हमें लगता है कि कोई भी सरकार इस पर काम नहीं करती। विषय में लोग सोचे, उसके दर्द को नहीं समझेंगे, कोई सफल नहीं तब तक। बताइए विनीता, जो है अधिवक्ता हितों के लिए जो है सरकारें क्यों इस तरह से उपेक्षा का भाव रखती हैं? कोई भी पार्टी आती है, कोई भी दल आता है, जबकि देश की आज़ादी से लेकर के देश के विकास में अधिवक्ताओं का बड़ा योगदान है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है कि यहाँ पर पंजीकरण कराने में भी लोगों की हालत बहुत ख़राब रहती है। काफ़ी सोचना पड़ता है, जुगाड़ बनाना पड़ता है, हो पाता है। लेकिन फिर मैं उसी बात पर बात करूँगी कि सरकार इस तरीके से जब अपना उद्देश्य तैयार करती है विकास का, या आम लोगों को देखें कि जिस चीज़ के लिए आप चुने गए हैं वहाँ पर आप क्या कर पा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर पा रहे हैं। अधिवक्ताओं के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे शुरू में ही, तो अधिवक्ता समाज जो है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, राष्ट्र के निर्माण में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो एक आम आदमी की पीड़ा को न्यायालय में रखता है, उसको न्याय प्रदान करता है। ये सरकार की मदद वो करता है, लॉ एंड ऑर्डर में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अधिवक्ता हमेशा उपेक्षित रहता है। क्या कहेंगे आप? पहले तो ये बताऊंगा कि आज जो मैं आज़ादी की सांस ले रहे हैं हम लोग, इसमें अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, राष्ट्रीय आंदोलन से लेके और संविधान के सृजन तक। लेकिन हमारी पिछली सरकारें जो हैं अधिवक्ता हित पर कोई कार्य नहीं किया, और पिछले 10 वर्ष हो गए हमारी केंद्र सरकार को, और उत्तर प्रदेश में भी लगभग डबल इंजन की सरकार है। तो इनको ज़रूर इस पर कार्य करना चाहिए। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है उसको तत्काल लागू करना चाहिए, और अधिवक्ताओं की सुरक्षा, अधिवक्ताओं की जो आर्थिक स्थिति है और उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमा योजना है उस पर ज़रूर कार्य करना चाहिए इनको। जब कोई भी मतलब अधिवक्ता डिग्री लेकर के आता है तो शुरुआत से ही अपना पंजीकरण करा लिया है? हो गया हमारा पंजीकरण। हाँ बताइए। तो शुरुआत से ही मतलब खर्चा ही करता रहता है। आप देखिए 17,000 रुपये अगर हम देखें इसकी फ़ीस देता है, फिर AIB का एग्ज़ाम होता है उसकी भी 3500 रुपये फीस है। उसमें भी जो है फीस पे फीस। अगर आप उसका टेस्ट ले रहे हैं तो टेस्ट आप हार्ड करिए, मतलब कि हाँ अच्छा अधिवक्ता आना चाहिए, लेकिन उसकी फ़ीस भी 3500 रुपये उसके बाद भी ले रहे हैं। शुरुआत से ले करके ना ही मतलब देखिए कोई भी बैठने का उचित स्थान भी नहीं। ये परीक्षा का राइट आप बार एसोसिएशन को दीजिए जी, और अपने कचहरी में जो है वो परीक्षा कराई जाए, बिल्कुल फ्री कराई जाए। अभी जो रिजल्ट आया उसमें 48% केवल पास हुए, 52% लोग फेल हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 1,30,000 लोग फेल हुए जो है इसमें। बताइए प्रणव जी, आप जो है हम लोग गोरखपुर का गृह जनपद, मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के नाते यहाँ के विकास कार्यों को आप किस तरह से देखते हैं और अधिवक्ताओं पर क्या आप देखते हैं? इस पर दोनों पर आप सम्मिलित अपना विचार आप प्रस्तुत। अधिवक्ताओं से शुरू करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से, अपने साथी अधिवक्ताओं से सबसे यही कहना चाहूँगा, आपन तेज समारोह आपे। बिल्कुल अपने आप को पहचानिए। हम 18वीं लोकसभा के चुनाव में हैं, सरकारें बनेंगी। हम शुरुआत के दौर देख लें, लोकसभा के जो सदस्य रहे उनमें अधिवक्ताओं की संख्या देख लें, और आज के डेट में सिर्फ टिकट पाए हुए लोगों की संख्या देख लें। कौन जीत के जाएगा अलग बात है, और मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो हमारे आपके अंदर वो कमी कहाँ से आ गई? हम तो जनप्रतिनिधि हैं ना, हम बिना चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। बिल्कुल। हम लोगों के प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल, लेकिन आम जनता के प्रतिनिधित्व करने का मौका पार्टियां देना उचित नहीं समझ रही हैं, ये हमको भी सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप लोग AIB परीक्षा की बात हो रही थी अभी शुरुआत में, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ। अभी हमारी जो नई पौधमाली आ रही है, मैं
5 साल हो गया तो मैं नहीं कहने का थोड़ा सा ज़बरदस्ती वाला हक ले लेता हूँ। नहीं, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, जितने भी लॉ कॉलेजेस होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, वो बार काउंसिल से संबद्ध होते हैं, वो उनसे मान्यता लेके आते हैं। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड एक संस्थान से पढ़ के आता हूँ, उसके बाद मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ही अपनी अग्नि परीक्षा देता हूँ कि मैं आपके संबद्ध संस्थान से पढ़ के आया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। यानी मेरे पिताजी मुझसे ही परीक्षा लें कि तुम मेरी औलाद हो। बिल्कुल भाई, आप ही के द्वारा मान्यता, बिल्कुल सही है, सत्य बात तो है। कम से कम ऐसी जो मैं कहता हूँ ये बेबुनियादी परीक्षाएं जो हैं, जिनकी हम सबको पता है कि इसको जिस स्तर की परीक्षा होनी चाहिए उस स्तर की परीक्षा भी नहीं है। यह एकमात्र धन उगाही का कार्यक्रम है। 70,000 रुपये में हम रजिस्ट्रेशन करते हैं हर साल। अभी कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले बनारस में अधिवक्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे सूबे की मुखिया। अगर आपके इस माध्यम से उन तक कोई मेरा ये सवाल पहुंचा दे तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस 5,000 रुपये की घोषणा उन्होंने नए अधिवक्ताओं के किताब कापी और दुनिया भर की पत्रिकाओं के लिए किया है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में एक अधिवक्ता का नाम जानना चाहता हूं जिसके खाते में 5,000 रुपया गया है। बिल्कुल। और ये हमारे प्रतिनिधि, जो हमारे लोक प्रतिनिधि बने, मैं नेता कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हम और आप नेता बना भी नहीं रहे हैं, हम और आप किसी तरीके से बस प्रतिनिधि बना रहे हैं। हम जब नेता बनाना छोड़ दिए तभी हमारी ये हालत हो गई। जिस गृह जनपद की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ आप ही के कार्यक्रम में कि आप गृह जनपद की परिभाषा क्या रखते हैं? नौका विहार से मात्र गोरखनाथ मंदिर तक, नौका विहार से मात्र धर्मशाला तक, नौका विहार से मात्र एयरपोर्ट तक, या नौका विहार से मात्र गोलघर तक? क्या आपके गृह जनपद में गोला उरुआ धुरिया पार मार्ग नहीं आता है? क्या आपके गृह जनपद में पिपराइच की सड़कें नहीं आती हैं? क्या आपके गृह जनपद में सहजनवा ग्रामीण क्षेत्र नहीं आता है? नहीं आता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम इसी को देख करके हम इसी को मानक बना लेते हैं। मानक बनाने के लिए हमारे लिए चमकीली लाइटें लग गई हैं शहर के 4 कोनों पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल आप जो है उठा रहे हैं इस बात। तो हमारा मानक, अगर हम गृह जनपद कह रहे हैं तो गृह जनपद में ये गृह जनपद बहुत बड़ा है, इसकी एक विस्तृत आख्या है। और जिस हर अपने उद्बोधन के हर दूसरी पंक्ति में जिस आदरणीय प्रधानमंत्री को आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्धृत करते हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र से इनके गृह जनपद को जोड़ने वाली सड़क को ही अगर ये एक बार देख लेते, उस पर एक बार चल लेते अपने हवाई उड़न खटोले को छोड़कर, तो इनको समझ में आ जाता कि इनके गृह जनपद का विकास इनको मुँह चिढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। आखिरी कमेंट, चूँकि आप सबसे वरिष्ठ हैं, तो जैसे एक जनरल सवाल हमारा होता है कि मतदान के प्रति लोग बहुत ही निरुत्साहित रहते हैं। इसको अब जागरूकता की कमी तो हम नहीं कह सकते हैं, ये आलस्यता हम इसको कह सकते हैं। आलस्यता ही। तो मतदान का प्रतिशत बढ़े, लोग घरों से निकल के वोट डालें, अपने मतदान का प्रयोग करें वो, तो इस पर आप जनता को एक संदेश दे दीजिए सबके तरफ से। मैं अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की तरफ से जनता से ये मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस जो पावन पर्व है चुनाव का, जिसको उनको अपना प्रतिनिधि चुनना है, इन्हें आप 5 साल तक की उम्मीद लगा करके चुनना है कि वो मेरे अच्छा काम करेंगे। तो जिनको वह समझते हों, जो तो घर से निकलें, अपनी बात को बाद में रखें, पहले चुनाव में वोट डालें, अपने प्रतिनिधि को चुनें। मतलब पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। और मैं आप सब लोगों को इस बात की भी शपथ दिलाता हूं कि आप लोग पहले मतदान करें फिर जलपान करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दर्शकों, आपने देखा कि गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने बहुत ही बेहतर तरीके से सरकार के जो श्रेष्ठतम कार्य है उनको आपने सराहा है, लेकिन जो सरकार की कमियां रही हैं उस पर भी आपने प्रहार किया है, और ये एक बेहतर लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। शुक्ला जी, विनीता जी, मिश्रा जी, आनंद जी, प्रणव जी, आप सभी लोग यहाँ आए, मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया और बेहतर तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने विचार को, उसको दृष्टिगत रखते हुए अपने विचार को आपने रखा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।